आज हम जानेंगे कि आखिर कैसी है मूवी ब्रह्मास्त्र, जो कि फाइनली रिलीज हो चुकी है, वो भी पूरे 10 सालों के बाद। जैसा कि आपको पता ही है कि डायरेक्टर अयान मुखर्जी ने खुद ये बोला है कि उन्हें इस फिल्म को बनाने में लगभग 10 साल लग गए और अभी सिर्फ इसका पार्ट 1 ही रिलीज हुआ है, जिसका नाम शिवा है। 2 पार्ट्स तो आने बाकी है और उसका फ्यूचर डिपेंड करता है इस पार्ट 1 पे, क्योंकि ऑलरेडी इस फिल्म को बनाने में 410 करोड़ रुपए लगभग खर्च हो चुके हैं। और स्टार कास्ट के बारे में तो आपको पता ही है, काफी बड़े बड़े नाम हैं। रणबीर कपूर, आलिया भट्ट, नागा अर्जुन, अमिताभ बच्चन, मोहिनी राव और बहुत सारे हैं। वैसे मूवी की रिव्यू की बात करें तो किसी को बहुत पसंद आ रही है, किसी को बहुत खराब लग रही है और कोई तो बाइकआउट ट्रेंड के कारण बिना देखे ही उसे बाइकआउट कर रहा है, जो कि मेरे हिसाब से गलत है। किसी मूवी को बिना देखे उसे बाइकआउट नहीं करना चाहिए। चलो मैं आपको 3 रीजंस बताऊंगा इस मूवी की अच्छाई के बारे में और 3 रीजंस बताऊंगा इस मूवी की बुराई के बारे में। उसके बाद जिन जिन लोगों ने नहीं देखी है वो डिसाइड करना कि आपको ये मूवी देखनी है कि नहीं देखनी है। तो चलो शुरू करते हैं अच्छाई से। अच्छाई में पॉइंट नंबर 1, VFX। इस मूवी का VFX कमाल का है, लाजवाब है, मतलब टॉप वर्ल्ड क्लास है। इससे पहले हमने कई सारे मार्वल की मूवीज देखी है, उसको जब भी हम देखकर आते हैं तो उसका VFX कितना कमाल का होता है, सब कुछ रियल लगता है और फिर हमें शिकायत रहती थी कि इंडियन सिनेमा ऐसा क्यों नहीं कर पाता। बट ब्रह्मास्त्र ने इस शिकायत को अब दूर कर दिया है, क्योंकि इसके VFX को बहुत ही अच्छे और बहुत ही तसल्ली से इस पर काम किया गया है, जो कि वर्ल्ड क्लास है, टॉप लेवल है। एक एक एक्शन सीक्वेंस बहुत ही अच्छे VFX में शूट हुआ है, मतलब बहुत ही अच्छा तरीके से VFX का यूज हुआ है इसमें। और कुछ कुछ एनिमेशन तो इतने रियल लगते हैं कि वहां पे मार्वल भी फेल है। तो ये बहुत अच्छा काम किया है ब्रह्मास्त्र में अयान मुखर्जी ने। शुरू होते ही अमिताभ बच्चन के वॉइस ओवर और एनिमेशन ने समा बांध दिया है, जो कि काबिले तारीफ है। आप मानो तो फिल्म का सबसे बेस्ट और मजबूत पक्ष इसका VFX ही है। अच्छाई का पॉइंट नंबर 2, जो कि डायरेक्टर अयान मुखर्जी का रचा हुआ यूनिवर्स अस्तवर्ष है। एक यूनिवर्स भगवान ने बनाया तो एक यूनिवर्स डायरेक्टर अयान मुखर्जी ने बनाया, जो कि है अस्तवर्ष, और ब्रह्मास्त्र उसी अस्तवर्ष की मूवी है। आपको इस मूवी में अलग अलग 6 से 7 अस्त्र देखने को मिल जाएंगे, जिसमें नंदी अस्त्र, जलास्त्र, वनरास्त्र, प्रभास्त्र, पवनास्त्र और अग्नि अस्त्र है। इन सारे अस्त्रों का रंग और आकार अलग अलग है। ये सारे अस्त्र प्रकृति से उठाए गए हैं और इनके रंगों पर अलग अलग तरीके से काफी डिटेलिंग से काम किया गया है। फॉर एग्जाम्पल, आप अग्नि अस्त्र को ले लेंगे तो इसके 2 अलग अलग रंग दिए गए हैं, जिसमें एक रंग पीला है जो कि हीरो के पास है और एक रंग लाल है जो कि विलन के पास है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं, जब मेकर्स इस अस्तवर्ष की रचना कर रहे थे तो उस समय नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी दोनों पे काफी अच्छे से ध्यान रखा गया। तो इस पॉइंट पे अयान मुखर्जी अपने वादे पे खरे उतरते हैं, जो कि एक बहुत अच्छा बात है। अच्छाई पॉइंट नंबर 3, वो है शाहरुख खान का कैमियो। मेरे हिसाब से इस मूवी का सबसे बेस्ट पार्ट यही है। मूवी रिलीज होने से पहले ऐसा अनुमान लगाया जा रहा था कि शाहरुख खान इस मूवी में दिख सकते हैं और ठीक वैसा ही हुआ। इस मूवी में शाहरुख खान के किरदार का नाम मोहन भार्गव है और वो पेशे से साइंटिस्ट है। देखा जाए तो ये जो किरदार है, इसको डायरेक्टर अयान मुखर्जी ने शाहरुख की ही पुरानी फिल्म स्वदेश से उठाई है, क्योंकि उस मूवी में भी शाहरुख का नाम मोहन भार्गव था और वो साइंटिस्ट थे। इस मूवी में शाहरुख ने वानरास्त्र का रोल निभाया है और स्क्रीन पर शाहरुख की जो प्रेजेंटेशन है वो इतनी लाजवाब है कि मानो थिएटर्स में जोर जोर से फिर से तालियां और सीटियां बजने लगी, जो कि बॉलीवुड में मिस हो चुका था। शाहरुख का जो किरदार है वो मूवी के स्टार्टिंग में ही आता है, जो कि मूवी की कहानी और माहौल को सेट करने का काम करता है और साथ ही साथ जनता को बांधने का भी काम करता है। या मानो तो मेकर्स की बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी थी, जिसमें वो कामयाब हुए शाहरुख खान को लाकर। और काफी वक्त के बाद शाहरुख को भी बड़े पर्दे पर देखकर फैन काफी उत्साहित हो गए। तो अब चलो, हमने इस मूवी की 3 अच्छी चीजों को तो जान लिया और अब बारी है 3 बुरी चीजों की जानने का, ताकि मेकर्स इससे आगे सबक ले सकें। तो पॉइंट नंबर 1, ऑफ ट्रैक कहानी एंड वीक डायलॉग्स। फिल्म की जो स्क्रिप्ट है उसको तो खुद अयान मुखर्जी ने लिखा है और उनसे हमेशा अच्छे की उम्मीद होती है, बट इस बार वो इस उम्मीद पर खरे नहीं उतरे। आलिया भट्ट को उन्होंने मूवी में क्यों लिया ये तो समझ ही नहीं आया। इससे अच्छा और दमदार रोल तो मोहिनी राव का था, जिनके ऊपर उन्हें ज्यादा काम करना चाहिए था।
उन्हें ज्यादा एक्सप्लोर करना चाहिए था, बट वो किया ही नहीं गया। और फिल्म में बीच बीच में जबरदस्ती के गाने घुसाए गए हैं जो कि अब जनता को पसंद नहीं आता, वो अब बोर करता है। डायरेक्टर को समझना चाहिए कि अब वेब सीरीज का जमाना है, लोग अब मूवी के बीच में गाना नहीं देखना चाहते। और फिर लास्ट आता है मूवी के डायलॉग, जो कि इतने बकवास है और इतने बोरिंग है कि आपको मन करेगा कि मतलब आप उठ के चले जाओ। और कहीं कहीं पे तो जो डायलॉग है वो इतने कठिन हिंदी शब्दों का यूज किया गया है कि वो दिमाग के ऊपर चला गया है। तो डायलॉग को थोड़ा इजी लिख लेते तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। पॉइंट नंबर 2, आलिया भट्ट की खराब एक्टिंग। वैसे तो आलिया भट्ट बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेस में आती हैं, बट इस बार इस मूवी में उनकी एक्टिंग काम चलाऊ है और इसमें उनकी गलती नहीं है, इसमें डायरेक्टर अयान मुखर्जी की गलती है, जो कि उनसे उनका बेस्ट निकलवाने में असफल रहे। कहीं कहीं पे तो आलिया भट्ट साफ ओवर एक्टिंग करती हुई दिख रही हैं और कहीं कहीं पे उनका एक्सप्रेशन इतना फ्लैट है कि मानो उनको देखने का भी मन नहीं कर रहा। तो इस बार आलिया भट्ट भी अयान मुखर्जी की तरह हमारी उम्मीदों पे खड़ी नहीं उतर पाई। पॉइंट नंबर 3, फर्स्ट हाफ एंड क्लाइमेक्स। फिल्म का जो फर्स्ट हाफ है वो काफी ज्यादा लंबा है, या फिर बोलो काफी ज्यादा लंबा लगने लगता है। इसको छोटा किया जा सकता था जिससे फिल्म और भी ज्यादा ग्रिपिंग हो जाती। फालतू के कई सारे ऐसे सीक्वेंस थे, लाइक रणबीर और आलिया के जो लव स्टोरी थी उसको बहुत ही लंबा खींचा गया है, और जो फालतू के गाने थे उसको भी हटाया जा सकता था। इससे फिल्म सच में और भी ज्यादा ग्रिपिंग हो जाती। और जो फिल्म का क्लाइमेक्स है, एक वक्त ऐसा मानो कि जो क्लाइमेक्स है और फर्स्ट हाफ है उन दोनों को देखो तो लगेगा जैसे हम कोई 2 अलग अलग मूवीज देख के आ रहे हैं। और इस मूवी का जो एंड है वो काफी तगड़ा है, बट जो क्लाइमेक्स है वो इस मूवी के एंड को जस्टिफाई नहीं करता है, उसे और भी ज्यादा ग्रैंड और रॉयल होना चाहिए था। खैर अब ज्यादा नहीं बोलूंगा, बट मेरी पर्सनल राय मानो तो एक बार इस मूवी का थिएटर एक्सपीरियंस लेना तो बनता है। बस खाली कहानी से ज्यादा उम्मीद मत रखना, बाकी तुम्हें बहुत मजा आएगा और इंडियन सिनेमा पर प्राउड भी फील होगा। और जाते जाते एक और अच्छी बात बताना चाहता हूं कि इस मूवी ने नन हॉलीडे ओपनिंग जो है उसका रिकॉर्ड तोड़ डाला है, और साथ ही साथ इस साल की सारे बॉलीवुड मूवीज की ओपनिंग का रिकॉर्ड तोड़ डाला है, जो कि लगभग इस मूवी ने 61 करोड़ का ग्रॉस प्रॉफिट कलेक्ट किया है फर्स्ट डे पे, जिसे हम बॉलीवुड का कमबैक भी कह सकते हैं। और तुम क्या जाओगे इस मूवी को देखने? प्लीज हमें कमेंट्स में बताओ, और जिन जिन लोगों ने इस मूवी को देख लिया है वो भी बताएं कि उनको ये मूवीज कैसी लगी। जय हिंद, जय भारत।